सो वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर बिल्डर। पिछले दो पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के हमने बहुत कुछ पढ़ा। हमने पढ़ा व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट और फिर पढ़ा व्हाट इज ओम्स लॉ। ये वीडियो हमारा फाइनल और लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, जिसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, हाउ इट इज़ गेट कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, और पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें हम पावर के बारे में भी पढ़ेंगे। हमारे चैनल पे बहुत जल्दी एक कुछ नया एक्साइटमेंट वाला अनाउंसमेंट होने वाला है, तो उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें और इसे सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रेजिस्टेंस इन सीरीज। रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे कनेक्ट होता है? अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, R1, R2 एंड R3। तो सीरीज में ये तीनों रजिस्टर इस तरीके से कनेक्ट हुआ आपस में एकदम सीधे किसी एक सर्किट में, जिससे करंट इधर की तरफ से फ्लो हो रहा और ऐसे होके इधर की तरफ आ रहा। तो रेजिस्टेंस कभी भी सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट होता है। Point is that in series the current remains constant and potential difference changes। यानी कि ये जो सर्किट है इसमें जो करंट है, जो करंट का फ्लो हो रहा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, पर इसके पोटेंशियल डिफरेंस में चेंजमेंट होगा। यानी R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, R2 के अक्रॉस कुछ और होगा और R3 के अक्रॉस कुछ और होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स रेजिस्टेंस इन पैरेलल। In parallel, the resistance is get connected in such a way जिसमें हम इस देख सकते हैं कि यहाँ पे R1, R2 और R3 आपस में पैरेलली कनेक्ट है। सीरीज में हमारा करंट कांस्टेंट होता है, पर इसके अक्रॉस यानी कि पैरेलल सर्किट के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा, पर यहाँ से जो करंट I आएगा वो यहाँ पे तीन भाग में I1, I2, I3 में बढ़ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो भी मैं बता रही। ना मूविंग टुवर्ड्स डेरिवेशन। अगर हम सीरीज की डेरिवेशन देखें कि सीरीज में कैसे क्या कनेक्ट होता है, तो हमने पढ़ा कि सीरीज के अक्रॉस जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है, पर जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो R1 रजिस्टर था और R2 रजिस्टर था उसके अक्रॉस जो वोल्टेज हुआ वो V1 और V2 हुआ। उस तरीके से हम अगर नेट वोल्टेज मान के चले तो उसका नेट वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा उस सर्किट का, हम जो सीरीज में पढ़े। और ओम्स लॉ में हमने पढ़ा V इज इक्वल टू IR। उससे हमारा नेट जो है वो IR में चेंज हुआ V, और जो V1 हुआ वो R1 के अक्रॉस I इंटू R1 यानी कि करंट इंटू R1, और V2 के अक्रॉस I इंटू R2 यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ से अगर I को कॉमन लेके काट दे LHS और RHS में, तो हमें मिलेगा जब भी हम सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो हमें जो नेट रेजिस्टेंस है वो हमेशा R1 प्लस R2, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया है आपको कि 2 ओम और 4 ओम का रजिस्टर किसी सीरीज में कनेक्ट है किसी सर्किट से, तो बताइए कि नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप 2 और 4 ओम को जोड़ के बोलेंगे कि 6 ओम। इस फॉर्मूला से R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये है सीरीज रेजिस्टेंस का नेट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। और अब हम देखेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस में। अब हम अगर पैरेलल रेजिस्टेंस में देखें तो सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस में ये डिफरेंस है कि सीरीज रेजिस्टेंस में करंट हमेशा कांस्टेंट होता है, पर पैरेलल रेजिस्टेंस में करंट हमेशा डिवाइड हो जाता है, हमेशा अपने अलग अलग अमाउंट में करंट डिवाइड हो जाता है। तो वहाँ से अगर हम कहें कि सर्किट में जो नेट करंट है, सर्किट में अगर नेट करंट हम कहें तो वो हम कह सकते हैं कि I1 प्लस I2, यानी कि जो करंट का अमाउंट डिवाइड हुआ उसको हम नेट कह सकते कि I1 प्लस I2। और ओम्स लॉ से हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू IR, हमने पढ़ा वोल्टेज इज इक्वल टू IR। तो अगर हम I को सब्जेक्ट बनाएं तो हमें फॉर्मूला मिलेगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। क्या मिलेगा? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। और अगर हम यहाँ डेरिवेशन में देखें तो हम I का वैल्यू V और R में चेंज करें तो हमने यहाँ लिखा V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2। यहाँ से हमने LHS और RHS में V को कॉमन लिया तो हमें मिला नेट रिजल्टेंट
1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यानी कि सीरीज में हमें नेट रेजिस्टेंस क्या मिला, R1 प्लस R2, और हमें पैरेलल में ये मिला 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो अगर वही सेम क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछता है कि कोई 2 ओम का रेजिस्टेंस और कोई 4 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्ट है, तो आप क्या बताएंगे नेट रिजल्टेंट? आप ये बताएंगे कि जो उसका नेट रेजिस्टेंस है वो होगा 1/2 प्लस 1/4, और इसका फिर एलसीएम लेके और सॉल्व करके हम उसे नेट रेजिस्टेंस बताएंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा जो भी मैं यहाँ तक पढ़ाया आपको। नाउ मूविंग टुवर्ड्स जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट के कारण हीट कैसे प्रोड्यूस होता। व्हेन करंट फ्लो, जब भी किसी सर्किट में करंट का फ्लो होता, द इलेक्ट्रॉन मूव्स, हम सब जानते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ता तब करंट का फ्लो होता। एंड व्हेन दे मूव, और जब वो मूव करते हैं, दे कोलाइड विथ ईच अदर, यानी कि वो आपस में टकराते हैं। दे कोलाइड विथ ईच अदर, एंड व्हेन दे कोलाइड, और जब वो आपस में टकराते हैं, हीट इज प्रोड्यूस्ड, हीट यानी कि भारी संख्या में मात्रा में सॉरी हीट प्रोड्यूस्ड होता है। हीट प्रोड्यूसेस डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर, और वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है करंट के स्क्वायर पे, यानी कि करंट के अमाउंट के स्क्वायर पे। अगर हम 2 एम्पेयर का करंट दे रहे हैं तो जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, 4 एम्पेयर की करंट पे। 2 का स्क्वायर 4, जो हीट है वो डिपेंड कर रहा है स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस के और टेम्परेचर के। तो वहाँ से हमें फॉर्मूला मिला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, यानी हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी कहते हैं। यू नो दैट नाइक्रोम वायर इज यूज इन हीटिंग डिवाइसेस बिकॉज, क्या आप जानते हैं कि हम नाइक्रोम का तार क्यों यूज करते, खासकर उस डिवाइस में जिसको हम हीट पर्पस के लिए यूज करते। इसलिए करते क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा ही हीट प्रोड्यूस करेगा। इट डज नॉट बर्न इवन एट हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर पे भी ये जलता नहीं है, नाइक्रोम का तार जलता नहीं है। हाई रेजिस्टेंस होता, हाई टेम्परेचर पे भी जलेगा नहीं। इट हैज़ हाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, और इसके पास लीनियर एक्सपेंशन का हाई कोफिशिएंट होता है, यानी कि जितना ज़्यादा इसमें हीट हो भी तो उसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा नाइक्रोम वायर का। ये इसकी रीजन्स है। नाउ पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। कभी भी हम काम किस दर से कर रहे हैं, यानी कि कोई काम अगर किसी सर्किट में हो रहा, वर्क हो रहा, तो किस रेट से हो रहा, कितने टाइम में हो रहा। तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, और इसका जो यूनिट होगा वो जूल पर सेकेंड। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड और वर्क का ऐसा यूनिट जूल। इसके जो बिगर यूनिट्स है वो है किलोवाट, किलोवाट यानी कि 1000 वाट। और एक फेमस यूनिट है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर मीन्स 746 वॉट्स। याद कर ले 746 वॉट्स। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। और यहाँ से अगर हम ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला भरे V इज इक्वल टू आई आर, तो इसको इंसर्ट करें तो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर, और उसी तरीके से हमें मिलेगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो पावर का 3 फॉर्मूला, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर बाई आर। Now moving towards electric fuse. It is a safety device that protects us from damage of appliances. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस होता है जो कि हमारे एप्लियंसेज, यानी कि इलेक्ट्रिक एप्लियंसेज जो भी है, कूलर, टीवी, ये सब को डैमेज होने से बचाता है। इट हैज़ 2 टर्मिनल्स T1 एंड T2 टू विच फ्यूज वायर इज अटैच्ड। इस इलेक्ट्रिक फ्यूज के 2 टर्मिनल होते हैं, T1 और T2, जिससे एक फ्यूज वायर अटैच होता है, जिससे एक फ्यूज वायर, बहुत पतला वायर अटैच होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूज वायर इज दैट इट हैज़ वेरी वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी खासियत ये है फ्यूज वायर की कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। एंड ये बना होता है अलॉय, जिसमें लीड और टीन के मिक्सचर होते हैं, लीड और टीन के अलॉय से
ये फ्यूज वायर बनता है। ये जो फ्यूज वायर है ये दो कंडीशन में काम करता है। पहला ओवरलोडिंग और दूसरा शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग क्या? when many appliances are running together at the same time, they draw a large amount of current which produces a lot of heat and that can even lead to fire। यानी कि जब एक से ज़्यादा एप्लियंसेज एक साथ चल रहे हो जिससे एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट का वो कंजप्शन कर रहे हो, जिससे बहुत ज़्यादा हीट होके इस वायर को जला सकता है। जैसे कि अगर हम लाइट आया और हम अपने घर का सारा अप्लायंसेस ऑन कर दें और ख़ासकर मान लीजिए कि एक बोर्ड में ही बहुत सारे प्लग्स लगा दें, कूलर के भी, टीवी के भी, एसी के भी, सब चीज़ के, तो उस केस में ओवरलोडिंग होगा और ओवरलोडिंग होके हमारा फ्यूज़ उड़ता है बहुत दफ़ा। सेकेंड है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या? तो जब हमारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, वायर में दो तीन टाइप का वायर होता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और एक होता है ग्रीन वायर, जिसको हमें सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ना है इसी में आगे। तो जब ये दोनों वायर आपस में टच करता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तो जो करंट का मात्रा वो अचानक से नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है और इस कारण आग लगता है और हम कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा। जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है जिससे आग लगता है। तो इस दो केस में हमारा फ्यूज वायर हेल्प करता है हमारे अप्लायंसेज को बचाने में। वो वहाँ से कनेक्शन काट देता है खुद जल के और फिर हमारा सारा अप्लायंसेज बच जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। In both the conditions, when current exceeds the normal value, excess heat is produced, which means the fuse wire and hence fire squad। दोनों ही कंडीशन में ये हुआ कि जब करंट बढ़ा अपने नॉर्मल वैल्यू से तो बहुत ज़्यादा हीट, हम पढ़ के आए अभी कि हीट जो है वो करंट के अमाउंट के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो जब वो करंट बढ़ा तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुआ, जिस कारण वो जो पतला सा वायर था जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट था, फ्यूज वायर, वो जल के खुद गिर गया और हमारा सारा अप्लायंसेज शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग होने की वजह से डैमेज होने से बच गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया। अगर यस तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच।